हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग प्रमुख अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। इनमें से जो भी अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद एक में क्या वर्णित है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद एक में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 4 में नए राज्यों का प्रवेश एवं नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में नए राज्यों का प्रवेश एवं नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत पर किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिशोध है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या वर्णित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अनुच्छेद 16 में क्या वर्णन है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में वर्णित है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात अनुच्छेद 18 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किसमें? अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णन है। अनुच्छेद 21 में क्या वर्णन किया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 का में बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अंतः स्थापित। अनुच्छेद 21 का में बालकों को, कौन से बालकों को? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। अनुच्छेद 23 में
क्या वर्णन है? मानव के दुर्व्यवहार और बालक श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में किया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बात किया गया है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में बात कही गई है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 4 में नए राज्यों का प्रवेश एवं नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का बात अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसी को छुआछूत का अंत भी कहा जा सकता है। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट। वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 का बालकों को, किस वर्ष के बालकों को? 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 21A में कहा गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 का में बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 धार्मिक मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 14।
अनुच्छेद 4 नए राज्यों का प्रवेश एवं नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अब हम लोग आगे के अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तित करने के लिए उपचार इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार द्वारा। अनुच्छेद 32 में भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तित करने के लिए उपचार इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार द्वारा। इस अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में कहा गया है। और भारत में सिर्फ एक ही राज्य है जिसमें अनुच्छेद 44 पूर्ण रूप से लागू है। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा में अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में उल्लेख की है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात अनुच्छेद 60 में की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात अनुच्छेद 61 में कही गई है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अनुच्छेद 66 में कही गई है। अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में कहा गया है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात कही गई है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तित करने के लिए उपचार इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार द्वारा। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में कहा गया है सिर्फ भारत के एक राज्य में अनुच्छेद 44 लागू है, गोवा में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अनुच्छेद मूल कर्तव्य अनुच्छेद कहा गया है। मूल कर्तव्य का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद में कहा गया है अनुच्छेद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में कहा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बाद कही गई है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में ऐसा वर्णन है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात अनुच्छेद 61 में कहा गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ की बात कही गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही
कही गई है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में उल्लेखित है और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में उल्लेख है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में कहा गया है और भारत में अब तक सिर्फ गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तित करने के लिए उपचारों इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार द्वारा। इस अनुच्छेद 32 को BR अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा भी किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा? तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। अब हम लोग आगे कुछ अनुच्छेद को और देखते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संचालन अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। राज्यसभा का संचालन अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन अनुच्छेद 85 में उल्लेख है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन की बात कही गई है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 में उल्लेखित है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का उल्लेख अनुच्छेद 100 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। संयुक्त अधिवेशन की बात अनुच्छेद 108 में कही गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। धन विधेयक की बात अनुच्छेद 110 में कही गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बजट कहते हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में कहा गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन की बात कही गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 125 में
में न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 में कहा गया है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में कहा गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की अहर्ताएं के बारे में कहा गया है। राज्यपाल की अहर्ताओं का उल्लेख अनुच्छेद 157 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 165 में क्या उल्लेख है? राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात अनुच्छेद 165 में कहा गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 165 में कहा गया है। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में बात कही गई है। एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 में कहा गया है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संचालन। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्य की अहर्ताएं। अनुच्छेद 84 में कहा गया है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात कही गई है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 में बात कही गई है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 की बात कही गई है। अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय की स्थापना व गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में कहा गया है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 130 में उच्च न्यायालय का स्थान होगा। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में उल्लेख है। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 157 राज्यपाल
की अर्हताओं के बारे में बात अनुच्छेद 157 में कही गई है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता एक होगा, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की अर्हताओं के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 राज्यों का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 130 उच्च न्यायालय का स्थान होगा। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में कहा गया है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन की बात अनुच्छेद 125 में कहा गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट की बात कही गई है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बात कहा गया है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। अनुच्छेद 100 गणपूर्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रावसन और विघटन की बात अनुच्छेद 85 में किया गया है। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्य की अर्हताएं की बात कही गई है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात कही गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संचालन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 में कहा गया है। हम लोग आगे कुछ और अनुच्छेद के बारे में देखते हैं क्योंकि अभी अनुच्छेद 214 तक ही हुए हैं। 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में बात कही गई है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 241 में बात कही गई है। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा अनुच्छेद 243 में कही गई है। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 243 में नगर पालिका की परिभाषा बताई गई है। नगर पालिका की परिभाषा अनुच्छेद 243 में बताई गई है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 244 में बताया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात कही गई है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात अनुच्छेद 263 में कही गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 301 में कही गई है। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम के स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात कही गई है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में अनुच्छेद 312 में बात कही गई है।
अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई है। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 315 में कही गई है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात अनुच्छेद 338 में कही गई है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात कही गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 338 का में कही गई है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 340 में कही गई है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में अनुच्छेद 341 में कहा गया है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 3 अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात कही गई है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में अनुच्छेद 342 में कहा गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में कहा गया है। संघ की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा के बारे में बात कहा गया है। आपात की उद्घोषणा के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन के बारे में बात अनुच्छेद 358 में कही गई है। अनुच्छेद 358 में जब आपातकाल होगा तब अनुच्छेद 19 निलंबन निरस्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 358 के तहत आपात के दौरान निलंबित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध की बात अनुच्छेद 360 में कही गई है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध के बात कही गई है। अनुच्छेद वित्तीय आपात के बारे में उपबंध की बात अनुच्छेद 360 में कही गई है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में कहा गया है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 241 में कहा गया है। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 243 में न्यायपालिका की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात कही गई है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात अनुच्छेद 263 में कहा गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। वित्त आयोग होगा अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 301 में कहा गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत होगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगी।
अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात अनुच्छेद 338 का में कहा गया है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340 में कहा गया है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जनजातियां आएंगी। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का उल्लेख है। अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबित या निरस्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का उपबंध का निलंबन होगा। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति होंगी। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां होंगी। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 340 में अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का आयोग होगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगी। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग होगा। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के लिए प्रशासन। अनुच्छेद 244 में अनुच्छेद 243 में नगरपालिका की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। अब आगे कुछ एक दो अनुच्छेद और बचे हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें भी हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। सीधे सीधे कह सकते हैं अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की बात कही गई है। संविधान संशोधन की बात अनुच्छेद 368 में कही गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया की बात अनुच्छेद 368 में कही गई है। अनुच्छेद 395 में लास्ट अनुच्छेद और नवीनतम अनुच्छेद, इसके द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद 395 के तहत भारत शासन अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को निरसित कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 395 के द्वारा। भारतीय संविधान में वर्तमान में ये ध्यान रखना है, वर्तमान शब्द, वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं।
वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद 395 हैं और कुल अनुसूचियां 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। एक बार रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उनके लिए शक्ति संसद के पास किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 395 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को निरसित कर दिया गया है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में, वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। 25 भाग ये पहले 22 भाग थे, जिसे अभी भी 22 ही हैं, लेकिन जो संविधान संशोधन के द्वारा बीच बीच में ऐड कर दिए हैं उन सभी को गिना जाएगा तो भाग की संख्या 25 हो जाएगा। अभी भी भाग की संख्या 22 ही है। जो संविधान संशोधन के बीच बीच में जैसे मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन के द्वारा भाग के बीच में जोड़ा गया है, उन्हें भी अगर गिनेंगे तब भाग की संख्या 25 हो जाएगी, लेकिन 22 भाग ही है। गिनती के हिसाब से 25 भाग हैं और वैसे देखा जाए तो 22 भाग हैं। वर्तमान संविधान में भाग की संख्या 25 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुच्छेद की संख्या 395 हैं। ये वर्तमान संविधान के आंकड़े हैं। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, भागों की संख्या 25 है वर्तमान संविधान में। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम अपने अगले सेशन में उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।